नमस्कार। 4 साल मोदी सरकार, बदलते भारत पर चर्चा, इस खास प्रोग्राम में मैं अजय मिश्र अपनी पूरी टीम के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। इस नई सीरीज में हम हर रोज एक नई थीम के जरिए आपको बता रहे हैं कि भारत कैसे बदल रहा है। पूरी दुनिया में 100 रुपए की कमाई में 10 रुपए की कमाई होती है पर्यटन यानी टूरिज्म सेक्टर से। 100 में से 10 लोग इस सेक्टर में नौकरी या फिर दूसरे तरीके से जुड़े हुए हैं, यानी रोजगार भी 10% के स्तर पर है। भारत 2013 में ट्रेवल और टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस के लिहाज से दुनिया में 65th यानी 65वें पोजीशन पे था। 2017 में 25 पायदान का उछाल और अब ये 40वें स्थान पर पहुंच चुका है। 100 मिलियन यात्रियों में से केवल 9% ही इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं, यानी संभावनाएं यहां से बहुत ज्यादा हैं। और आज हम चर्चा करेंगे देश में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या कुछ कदम उठाए हैं बीते 4 सालों में। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में 2 बहुत ही खास मेहमान हैं। सत्यजीत राजन साहब, जो कि महानिदेशक है पर्यटन भारत सरकार में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके ऊपर जिम्मेदारी है पर्यटन क्षेत्र को देश और दुनिया तक पहुंचाने की, इस पूरे सेक्टर को ड्राइव करने की। और सुभाष गोयल, जो कि चेयरमैन है एसोचैम की जो ट्रैवल एंड टूरिज्म कमेटी है और प्राइवेट सेक्टर से लेकर एक जाना माना नाम। बहुत बहुत धन्यवाद गोयल साहब वक्त निकालने के लिए। और पर्यटन को देश के विकास के साथ जोड़कर देखना वक्त की शायद सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि रोजगार के अवसर पैदा करने के साथ ही जो पर्यटन क्षेत्र है वो विदेशी मुद्रा कमाने और पूरी दुनिया में भारत की नई पहचान बनाने में भी बड़ी भूमिका निभा सकता है। इनक्रेडिबल इंडिया के दूसरे चरण की तैयारी पूरी हो चुकी है। आइए दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। टूरिज्म को देश के विकास का नया इंजन बनाने के लिए सरकार ने नए सिरे से प्रयास करने शुरू किए हैं, जिनका असर अभी जमीन पर आना बाकी है। साल 2017 में देश को टूरिज्म से 27 अरब डॉलर की आमदनी हुई, जिसे 5-7 सालों में 100 अरब डॉलर के स्तर पर ले जाने की कोशिश है। करीब 1 करोड़ विदेशी पर्यटक भारत देखने के लिए आते हैं, जिनकी संख्या 10 सालों में 2 गुनी करने का विचार है। हालांकि कोई आश्चर्य नहीं कि ये आंकड़ा पहले ही हासिल कर लिया जाए। दरअसल भारत में इतनी विविधता है कि अगर देशवासियों को ही देश के अलग अलग हिस्सों में पर्यटन के लिए प्रोत्साहित किया जाए तो पूरी कहानी ही बदल सकती है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस साल के बजट में इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 की शुरुआत की गई। स्वदेश दर्शन और प्रसाद जैसे कार्यक्रमों के जरिए पर्यटन स्थलों के बुनियादी ढांचे में सुधार की कोशिश जारी है। 780 करोड़ रुपए की लागत से 13 थीम सर्किट्स का विकास किया जा रहा है। धार्मिक महत्व के स्थलों के सौंदर्यीकरण के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की योजना है। सांस्कृतिक स्थलों के लिए ई-टिकटिंग की व्यवस्था की गई। उड़ान योजना के जरिए स्थानीय उड़ानों को बढ़ावा देने के लिए सस्ती एयरलाइन सेवा पर काम किया जा रहा है। पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े निर्माण में 100% FDI को मंजूरी दी गई है। आयुष और वेलनेस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी 100% विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। देश में 3600 सांस्कृतिक स्थलों की देखरेख की जिम्मेदारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की है, जिसका बजट काफी कम है। राज्य सरकारों को भी पर्यटन के लिहाज से अहम स्थलों पर फोकस करने की जरूरत है। राजस्थान, गोवा और केरल जैसे राज्यों की ही तर्ज पर दूसरे राज्यों को भी अपनी सोच में बदलाव की जरूरत है। जाहिर तौर पर टूरिज्म रोजगार सृजन के लिहाज से भी अर्थव्यवस्था के लिए काफी अहम सेक्टर साबित हो सकता है। अजय मिश्र की रिपोर्ट, DD न्यूज। तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं कि कैसे भारत बदल रहा है और बदलते भारत और नए भारत के निर्माण में पर्यटन अपनी भूमिका किस तरह से निभा सकता है। राजन साहब, 2 या 3 बड़ी चीजें, बड़े बदलाव जो बीते 4 सालों में हमने किए, जो आगे चल के मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। मैं जो उदारीकरण की प्रक्रिया हमारे देश में शुरू की गई, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कदम 2014 में ही उठाया गया वो था ई-वीसा। जो टूरिस्ट भारत आना चाहते हैं उनको पहले से इलेक्ट्रॉनिकली वीसा लेकर के अब वो आ सकते हैं। आज के दिन 163 देशों के लोग ई-वीसा लेकर भारत आ सकते हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी उदारीकरण की प्रक्रिया हुई वो था मणिपुर, नागालैंड और
मिजोरम, इन 3 राज्यों में पहले जाने के लिए परमिशन लेना पड़ता था, तो वो अब परमिशन नहीं लेना पड़ता इंटरनेशनल टूरिस्ट को। तो ये अब देखिए वहाँ पे जो हमारे उत्तर पूर्वी भाग में आज के दिन जो पहले से बहुत ही ज्यादा शांति आई है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसमें इस उदारीकरण का भी एक हाथ है। तो मैं इस उदारीकरण की प्रक्रिया को सबसे बड़ा अचीवमेंट मानूंगा। उसके अलावा जो स्वदेश और प्रसाद, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कीम्स हैं, ये स्कीम्स पहले भी चल रही थी, लेकिन अभी इन पे जो इसका अमाउंट बहुत बढ़ाया गया। लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट जो पिछले साल हमने 3 स्कीम्स लॉन्च की, एक इनक्रेडिबल इंडिया 2.0, इसमें जो पब्लिसिटी का जो अब नया जो तरीका है वो है, पहले क्या था कि हर देश के लिए एक ही तरह की पब्लिसिटी हम करते थे, हर राज्य के लिए या मतलब हर देश के लिए। अच्छा, ओके। जो हम अलग अलग कंट्रीज में जाते हम अमेरिका के लोगों को लाना चाहते हैं, तो वो जो पब्लिसिटी है वो फ्रांस के लोगों को लाने की पब्लिसिटी से अलग होनी चाहिए, या चीन के लोगों को लाने की पब्लिसिटी से अलग होनी चाहिए। ये चीज पहले नहीं थी, ये इस चीज को अब इसमें इंट्रोड्यूस किया गया। दूसरा, हमें हमारी धरोहर हमारी पहचान, अपनी पहचान, ये जो अडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम है, इस स्कीम में हम चाहते हैं कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं, इंडिविजुअल्स हैं, जो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, हु हैव द पैशन फॉर चेंजिंग। जो हम लोग कंप्लेन करते रहते हैं कि ये जगह बड़ी गंदी है, वो जगह बड़ी गंदी है, तो इस चीज को जो बदलने की प्रक्रिया अडॉप्ट हेरिटेज से ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। ये दूसरा बड़ा कदम है। और तीसरा बड़ा कदम है, इस साल के बजट में आइकनिक साइट्स, हम 12 आइकनिक, बजट में 10 का अनाउंसमेंट हुआ, बाद में 12। अब भारत तो बहुत बड़ा देश है, हर जगह पे अगर हम पर्यटन में कोशिश करने लगे तो शायद ये ठीक नहीं होगा। तो हम ये चाह रहे थे कि कुछ जगह पे हम फोकस करें, तो हम 12 स्पॉट्स को फोकस हम करने वाले हैं। और हमारा बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ट्रेनिंग रिलेटेड, लैंग्वेज गाइड्स नहीं मिलते हैं, लैंग्वेज रिलेटेड जो थ्रस्ट है उसके इर्द गिर्द अवेयरनेस क्रिएशन, वो उस 12 साइट्स के इर्द गिर्द होगा। तो चलिए अब गोयल साहब की भी राय ले लेते हैं। सर, ये हमने 25 पायदान तो जरूर उछाल देखा कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में, लेकिन बहुत सारी इकोनॉमीज पूरी दुनिया में है जो केवल टूरिज्म पे ड्राइव करती हैं अपनी इकोनॉमी को। हम ऐसा क्या करें कि इंडिया का जो ट्रू पोटेंशियल है उसको हार्नेस कर पाए? देखिए, सबसे पहले जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने तो पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने लाल किले पे इंडिपेंडेंस स्पीच में टूरिज्म की बात करी। और पहला बजट था जिसमें जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं अरुण जेटली जी, उन्होंने ई वीजा की अनाउंसमेंट करी। 20 साल से हम इंडस्ट्री की तरफ से गवर्नमेंट से झगड़ा कर रहे थे ये करने के लिए कि ई वीजा इंट्रोड्यूस करो, वीजा ऑन अराइवल इंट्रोड्यूस करो। 20 साल में जो नहीं हुआ वो मोदी सरकार ने आते ही ई वीजा कर दिया। और इसमें भी जो हमारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि सिंगल एंट्री थी, कोई नेपाल जाके, तो हमने मल्टीपल एंट्री की डिमांड करी, पर मुझे खुशी है कि वो डबल एंट्री अभी हो गई है। अभी मल्टीपल एंट्री होने में टाइम लगेगा। और ये बात बार बार मोदी जी अलग अलग फोरम्स पे कह रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं वो बात। और इसमें हमारी जो एसोसिएशन है टूर ऑपरेटर्स की, और जो जिसका मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ काफी साल, हमने इसमें काफी, और जब ये अनाउंस हुआ तो होम मिनिस्ट्री ने आईटो को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि ये विज्ञान भवन में हम ई वीजा अनाउंस करें, क्योंकि ये हमारी बड़ी डिमांड थी। दूसरा जो सबसे अच्छा काम हुआ ये हुआ है
वो ये है कि जो बायोमेट्रिक्स एयरपोर्ट्स पे है उसकी काफी सहूलियत हो गई है। हालांकि हम चाहते हैं कि हर काउंटर पे बायोमेट्रिक्स हो जाए ताकि ई वीजा और दूसरे वीजा में कोई फर्क ना आए। ओके। तीसरी चीज जो है वो हमारी डिमांड थी कि जो सी पोर्ट्स हैं, जो क्रूज टर्मिनल्स आते हैं, वहां पर भी ई वीजा नहीं था और अब हमारी डिमांड भारत सरकार ने मान ली है और पोर्ट्स पे भी ई वीजा, पैसेंजर जिनके पास ई वीजा है वो भारत में आ सकते हैं। और यही नहीं, जो गडकरी जी की मिनिस्ट्री है उन्होंने काफी करोड़ों रुपया हमारे सी पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए कराया गया है। और जो भी क्राइम तो इंडिया में ही नहीं, इंडिया से जो यूएन इंडेक्स है 110 कंट्रीज हैं जिनमें इंडिया से ज्यादा क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, पर यहाँ क्योंकि फ्रीडम ऑफ प्रेस है हाईलाइट होता है, तो उसके लिए एक 24/7 हेल्पलाइन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में हमने डिमांड करी, जो पहले मिनिस्टर थे महेश शर्मा जी, उन्होंने इमीडिएटली इंट्रोड्यूस करी और 1363 एक हेल्पलाइन है जो कि वर्ल्ड की मेजर लैंग्वेजेस कई भाषाओं में और 24 घंटे और इससे क्या नाम इतना ज्यादा फर्क पड़ता है, कॉन्फिडेंस हो गया जिसका कोई। फिर एक कैंपेन शुरू हुआ जिसमें कि टूरिस्ट की सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करी गई कि भाई आप पिक्चर लेके उसकी आप किसी को भी व्हाट्सएप कर दें जो भी आपका वाकिफ है, तो उससे एक प्रिवेंटिव वो है। फिर जो बहुत अच्छी चीज हुई है कि रूरल टूरिज्म पे फोकस हो रहा है कि गांव में किस तरीके से रूरल टूरिज्म बढ़ाया जाए, क्योंकि टूरिज्म ही एक ऐसी इंडस्ट्री है, जैसे आपने कहा 1 out of every 9 जॉब्स विल बी इन दिस इंडस्ट्री, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। यहाँ जो पर्यटक आता है तो वो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है इकोनॉमी के ऊपर। फिर इस गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव शुरू कराया, क्योंकि बुद्धिज्म पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है और अब इस साल अक्टूबर में मेरे ख्याल में 3rd इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव होगा। तो जो पूरे वर्ल्ड के बुद्धिस्ट हैं, जिस तरीके से मक्का में ऑयल के बाद हज के लिए लोग जाते हैं, हम चाहते हैं कि बुद्धिस्ट भारत आए, हिंदूज भारत आए, सिख्स भारत आए, जैन भारत आए, क्योंकि ये हमारा धर्म स्थल है। तो रिलीजियस टूरिज्म पे काफी फोकस किया जा रहा है और इससे क्या होगा कि इससे इकोनॉमी में भी फर्क पड़ेगा, रोजगार भी बढ़ेंगे और वो होगा। तीसरी हमारी डिमांड थी कि लग्जरी ट्रेन्स जो हैं चलती हैं वो इंडियंस के लिए बड़ी एक्सपेंसिव हैं और डॉलर में टैरिफ था, तो ये जो लोहानी जी आए इसमें उनसे हमारी मीटिंग हुई और उन्होंने उसको रुपी टैरिफ में कर दिया और हाउलेज चार्जेस 50% कम कर दिए। पर ये कुछ कॉरपोरेशंस ने ये कस्टमर्स को ट्रांसफर नहीं करे हैं। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये हाउलेज चार्जेस का बेनिफिट जो है वो टूरिस्ट को, इंडियन और फॉरेन टूरिस्ट को सबको मिलेगा। एक मिनट, एक सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, वो है एविएशन सेक्टर में। एविएशन सेक्टर में बात करें क्योंकि हमारे पास सेकंड जो लेग है 10 मिनट का वक्त है, उसमें उड़ान पे बात कर लेते हैं और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो इश्यूज है उससे बात करते हैं। थोड़ा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज और खासतौर पर राज्यों में क्या चल रहा है, क्योंकि राज्यों को ड्राइव करना है अपनी इकोनॉमी को, तो टूरिज्म को एक तरह से हथियार बनाना पड़ेगा अगर नए भारत का निर्माण करना है और अपने राज्य को आगे लेकर के जाना है। थोड़ा सा ब्रेक, आप देख रहे हैं बदलते भारत पर चर्चा। स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बदलते भारत पर चर्चा और आज हम चर्चा कर रहे हैं टूरिज्म सेक्टर की, क्योंकि एक ऐसा सेक्टर है जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को काफी तेजी से ड्राइव कर सकता है। सर्विस सेक्टर में भारत का सुपर पावर पहले से ही है, लेकिन ये एक ऐसा सेक्टर है जिससे अभी भी हमें इस पोटेंशियल को हार्नेस करना बाकी है। राजेंद्र साहब हमारे साथ बने हुए जो कि महानिदेशक हैं टूरिज्म के मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और उनकी जिम्मेदारी है इस पूरे सेक्टर को ड्राइव करना। राजेंद्र साहब, राज्यों के साथ जब आप बात करते हैं तो कौन सी चैलेंजेस अभी भी हैं, और चूंकि आप केरला से हैं, केरला को लेकर के या फिर राजस्थान को लेकर के आप कुछ ऐसे राज्य हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे राज्य हैं जिनको अभी काफी कुछ करना बाकी है। ये जो पर्यटन, ये जो सेक्टर है, ये तो राज्यों के हाथ में ही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी कभी आगे आती है, लेकिन हाथ तो हमें राज्यों का ही पकड़ के आगे बढ़ाना है। और जैसा होता है, सब अंगुलियां एक जैसी नहीं होती, तो कुछ राज्य तो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं।
केरला है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश बहुत आगे, तेजी से मध्य प्रदेश में पर्यटन आगे बढ़ा है, नॉर्थ ईस्ट में बहुत आगे बढ़ा है, होम स्टे जो सिक्किम में आए हैं और ये आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सब जगह होम स्टेज बहुत तेजी से आ रहे हैं। तो स्टेट्स को सपोर्ट करना हमारा सबसे बड़ा काम है और हम जब भी इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो सारे स्टेट से पूछते हैं कि क्या वो हमारे साथ आना चाहते हैं, क्योंकि जहां तक फॉरेन टूरिस्ट की बात है वो सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने से उस पर इम्पैक्ट पड़ता है पब्लिसिटी के अलावा। और स्टेट्स को हम स्वदेश और प्रसाद, जो हमारे स्वदेश दर्शन और प्रसाद जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के स्कीम्स हैं, उसमें स्टेट्स फ्रंट पे हैं, हम उनके थ्रू ही ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करवाते हैं। और स्टेट्स पब्लिसिटी के लिए जब उनके पास फंड्स की कमी होती है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर को डेवलप करने के लिए हम 2013 से 13-15 हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर में हम लोग इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट करते आए हैं हर साल। नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर में इंटरनेशनल टूरिस्ट का नंबर काफ़ी बढ़ा है इसके कारण। तो स्टेट्स का सहयोग बहुत आवश्यक है। सर, एक चीज़ हम ये समझना चाह रहे थे कि अब जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं एज अ टूरिज्म मिनिस्ट्री में, तो अब कल्चर से जुड़ी भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एविएशन सेक्टर से जुड़े आपके बहुत सारे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना वो अलग अलग मिनिस्ट्रीज करती हैं, राज्य सरकारें अलग अलग स्तर पर अपने अपने राज्यों को प्रमोट करने के लिए कैंपेन करती हैं। तो ये जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वही शायद आपका मेन रोल है। तो वो क्या स्मूदन हुआ है 2014 के बाद में? क्या जो खाई है इंटर डिपार्टमेंटल वो कम हुई है? आपने सबसे जो बड़ा मुद्दा है, क्योंकि टूरिज्म अपने आप में हम लोग कुछ भी नहीं है, हर चीज हमें दूसरों से करवानी पड़ती है। 1000-1500 करोड़ या 2000 करोड़ जो हम खर्च करते हैं, उतना तो रोड सेक्टर एक रोड बनाने में खर्च कर देता है और वो रोड टूरिज्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारा एनुअल रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो उसमें 22 स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स हमारे चारों तरफ हैं। जो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर जिसका सबसे बड़ा योगदान रहा है पिछले 4 साल में, वो है सिविल एविएशन। सिविल एविएशन सेक्टर में अगर आप देखें तो पर्यटन और सिविल एविएशन ये दोनों साथ साथ आगे बढ़ते हैं जी। और सिविल एविएशन ने जो उड़ान स्कीम शुरुआत की, वो आप देखिए आज के दिन हम्पी, हमारा आइकॉनिक साइट 12 में से एक हम्पी भी है, और हम्पी के पास विद्यानगर में एक प्राइवेट एयरपोर्ट बनाया गया। उस प्राइवेट एयरपोर्ट का सबसे बड़ा फायदा हुआ है टूरिस्ट जो हम्पी जा रहे हैं। तो उड़ान में हम अभी उड़ान 3 में हम ये जितने भी हम आइकॉनिक साइट्स हमने सेलेक्ट किया है उसमें बहुत सारे साइट जैसे खजुराहो हुआ, हम्पी हुआ, अजंता एलोरा हुआ, ये सब बहुत वेल कनेक्टेड या बोध गया हुआ वेल कनेक्टेड नहीं है। तो हम इनको उड़ान 3 के अंडर वेल कनेक्टेड करना चाहेंगे। उसके अलावा रेलवेज के साथ हम लोग लग्जरी ट्रेन जो चलती है उसमें हम लोग साथ मिलकर चलाते हैं। हम कल्चर के साथ, मतलब कल्चर के साथ तो हम हर चीज साथ करते हैं। जो सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन डोमेस्टिक टूरिज्म के लिए सरकार ने किया है वो है भारत पर्व और पर्यटन पर्व। पर्यटन पर्व वो स्वतंत्रता दिवस के पास में होता है और भारत पर्व वो गणतंत्र दिवस के पास में होता है। ये जो झांकियां पहले जाती थी, लोग उनको देखने के लिए ललचते थे और झांकियां वो बस 2 मिनट की झांकी फिर खत्म हो जाती थी। आज वो झांकियां 6 दिन तक, गणतंत्र दिवस के दिन से लेकर के 6 दिन तक लाल किले तक रहती हैं और वो हर दिन वहां पे लाखों की संख्या में लोग आते हैं और देखते हैं कि भारत है क्या, हमें भारत देखना चाहिए। तो ये चीज भी मैं कहूंगा कि मतलब ये सब नए नए इनोवेशंस हैं, बहुत छोटे इनोवेशंस हैं विद ह्यूज इम्पैक्ट। बिल्कुल। वैसे साहब हमारे पास 2 मिनट हैं, अगर आप समराइज कर पाएं जो इनिशिएटिव्स हैं और कैसे और ज्यादा हम
पावरफुल तरीके से यूज कर सकते हैं, जितना भी हमारा सॉफ्ट पावर है टूरिज्म सेक्टर का, या फिर इसमें जो स्किलिंग की अगर बात हो तो चैलेंजेस क्या कुछ आपको दिख रहा है आगे? देखिए, चैलेंजेस सबसे पहले तो ये है कि कई कंट्रीज में फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग पे जीएसटी नहीं है, एग्जाम्पशन है। हालांकि कुछ राहत हमें दी है इस गवर्नमेंट ने, बट हम चाहते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग के ऊपर टूरिज्म से कंप्लीट एग्जाम्पशन होनी चाहिए, क्योंकि ये एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है और इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेशन बहुत ये देती है। तो डायरेक्टली जो मल्टीपल टैक्सेस हैं वो कम होने चाहिए, तो एक चैलेंज है। बाकी जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे कि उड़ान स्कीम बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है और इससे काफी हमारे टूरिज्म में फायदा होगा। इनलैंड वाटरवेज पहली बार क्या नाम उनकी हार्नेसिंग ऑफ इनलैंड वाटरवेज और रिवर क्रूजेस की बात इस गवर्नमेंट ने करी है। क्रूज टूरिज्म की जो हमारी 7000 किलोमीटर कोस्ट लाइन है, वहां पर क्रूजेस शुरू होने की बात है और उसकी इंकरेजमेंट के लिए क्रूज टर्मिनल बन रहे हैं। और रेलवे स्टेशन को अपग्रेड करा जा रहा है, जहां सीढ़ियां थी वहां एस्केलेटर्स लगाए जा रहे हैं और वाईफाई फैसिलिटीज, फ्री वाईफाई मेजर रेलवे स्टेशन के लिए हो रही है और ये टूरिस्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो रिक्वायरमेंट्स थी डीजीसीए में, अगर आप टूरिस्ट चार्टर लाना चाहते हैं या एक नई फ्लाइट शुरू करना चाहते हैं तो आपको पहले डीजीसीए के चक्कर मारने पड़ते थे। अब यह है कि सारा वेबसाइट पे है, जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं वो ट्रांसपेरेंटली वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हैं। कोई भी फॉरेन ऑपरेटर, चाहे वो चार्टर ऑपरेटर है चाहे शेड्यूल ऑपरेटर है, वो सारी रिक्वायरमेंट्स वेबसाइट पे जाके पूरी कर सकता है। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी जो भारत सरकार की बढ़ी है और सिक्योरिटी सेफ्टी भी बढ़ी है। ई वीजा से एक जो करप्शन होती थी पीछे, लोग इंडियन वीजा दिलाने के लिए जो दलाल इकट्ठे हो गए थे, वो खत्म हो रहे हैं और एक ट्रांसपेरेंसी इंडिया में आ रही है, इंडिया की इमेज बढ़ रही है और यही कारण है कि आज हम 65th पोजीशन से 40th पोजीशन पे पहुंचे हैं। पर हम चाहते हैं कि अगर इसी तरीके से टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए और फॉरेन एक्सचेंज एग्जाम्पशन पे बेसिस पे हमें जीएसटी एग्जाम्पशन करी जाए और जो नई स्कीम्स भारत सरकार ने इंट्रोड्यूस करी हैं इनको इम्प्लीमेंट करा जाए, तो हम 40 की जगह पहले 5वें 6ठे पोजीशन पे आ सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड में ऐसी कोई जगह नहीं है जैसे हिंदुस्तान, जो वाकई सोने की चिड़िया हिंदुस्तान बन सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद गोयल साहब, आपने वक्त निकाला, और राजन जी आपका भी शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट दोनों कोलैबोरेट करके राज्य सरकारों के साथ इस पूरी मुहिम को और आगे लेकर के जाएंगे। तो फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम बदलते भारत पर चर्चा में सिर्फ इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।